स्टार्ट करते हैं बच्चों सेकेंड लेक्चर ड्यूअल नेचर का। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हेल्बॉक और लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट की। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास कंपोनेंट क्या क्या आते हैं। एक तो ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर कैथोड एनोड, एक वेंट दे रखा है यहाँ पे जहाँ से लाइट आएगी, उसके ऊपर हमने क्वार्ट्ज की विंडो लगा रखी है जिससे इसके अंदर लाइट एंटर कर सके। यहाँ से लाइट आई, कैथोड पे पड़ी और इलेक्ट्रॉन्स को निकाला। इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लग गए एनोड की तरफ। एनोड पर ये कलेक्ट होंगे। अब हम बात करते हैं इसके इस हिस्से की, कम्यूटेटर। ये एक स्विच ओवर है जिसमें अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो यहाँ से जाएगा पॉजिटिव कैथोड की तरफ और यहाँ से जाएगा नेगेटिव एनोड की तरफ। ठीक है, तो ये कनेक्ट करने पर एनोड होता है नेगेटिव, कैथोड होता है पॉजिटिव। इसका उल्टा अगर मैं ये कनेक्ट कर दूं तो एनोड हो जाता है पॉजिटिव और कैथोड हो जाता है नेगेटिव। अगर एनोड पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और अगर ये नेगेटिव कर दूं तो इलेक्ट्रॉन को आने में दिक्कत आएगी। अब सब कुछ डिपेंड करता है इस पे। मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है जब ये नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रॉन के आने की एनर्जी है 100 जूल और इसके रोकने की एनर्जी है 80 जूल, तो ये रोक नहीं पाएगा। अगर मैं इसको भी 100 जूल कर दूं और देखूं उस वक्त पोटेंशियल क्या था, तो वो पोटेंशियल कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिसपे एनोड पर इलेक्ट्रॉन की रिसीविंग रुक जाएगी। एक बात। दूसरी बात, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो फ्रीक्वेंसी, और अगर ये फ्रीक्वेंसी ओवरकम कर गई तो इंटेंसिटी। मेरी बात समझो, अगर आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही नहीं दी तो जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देने के बाद करंट जो है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल्स पे, फोटोन पे या इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। ठीक, अब जरा इधर आ जाओ। ये आपको स्विच का बटन दिखाई दे रहा है। मान लो आपने घर में जो भी आपके घर में ट्यूबलाइट वगैरह लगी होगी, तो आपने उस पर ये वाला स्विच लगा रखा है, ऑन ऑफ वाला स्विच। अगर मैं उसको रेगुलेटर से कन्वर्ट कर दूं जो फैन के लिए यूज होता है, ठीक है, अमूमन तो ये फैन के लिए यूज होता है, तो होगा क्या, जब आप इसको घुमाएंगे यानी कि वही 1 से 5 तक की वैल्यू पे लेके जाएंगे तो लाइट की ब्राइटनेस बढ़ती चली जाएगी। जो आपने ट्यूबलाइट लगा रखी है ना वो ज़्यादा ब्राइट होती चली जाएगी। अब आप कहोगे भैया ये तो हमने कभी देखा नहीं, आजकल ये प्रैक्टिकली होने लग गया। कैसे? हम एलईडी लाते हैं, उन्हें स्मार्ट एलईडी कहते हैं। वो स्मार्ट एलईडी हम अपने मोबाइल से रेगुलेट करते हैं। उस मोबाइल में एक ऐसे करके एक सर्कुलर स्क्रोलर बना देते हैं। अगर उस पर आपने फिंगर घुमाई तो उसकी ब्राइटनेस कम बढ़ती कर सकता है। तो एक ही लाइट कई सारे फंक्शन करने लगती है। कम बत्ती में भी काम करेगा, ज़्यादा में भी काम करेगा, जैसा आप चाहें। डिम लाइट और हाई इंटेंसिटी वाली लाइट के लिए आपको 2 अलग अलग लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही से काम चल जाएगा। फिर दूसरी बात, क्या आप उस लाइट का कलर चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब कलर की बात आई तो बात आई फ्रीक्वेंसी की। इसकी बात आई फ्रीक्वेंसी की। तो लाइट को मैं 2 चीज़ों से रेगुलेट कर रहा हूँ, एक उसकी इंटेंसिटी, एक उसकी फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे चेंज होती है? 100 वाट की अलग है, 200 वाट की अलग है, 500 वाट की अलग है, लेकिन उन सब का कलर सेम है। एक सेम कलर का बल्ब लिया मैंने जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन इंटेंसिटी 100 वाट वाले की कम होगी, 200 वाट वाले की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और 500 वाट वाले की इंटेंसिटी और ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर मैं
ये 200 वाट का बल्ब लूँ और उनके कलर चेंज करने चालू कर दूँ तो जैसे ब्लू, रेड, ग्रीन, तो किस चीज़ में चेंज आएगा? चेंज आएगा उनकी फ्रीक्वेंसी में। किस में चेंज आएगा? तो मैंने आपसे कहा भैया इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो आप समझ रहे हो ना, उसका फ्रीक्वेंसी से कोई खास लेना देना नहीं है। तो किससे लेना देना है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस चीज़ से वेरी करती है, या कौन सी चीज़ है जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से वेरी करता है, उसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स बनाए और ग्राफ बनाए। पहली बेसिक टर्म है आपकी फोटो करंट। देखो भैया, ये आई लाइट, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, ये इलेक्ट्रॉन मूव किया और उससे करंट पैदा हुआ। तो बेसिकली ये करंट पैदा हुआ है इस फोटोन से, तो ये बन गया आपका फोटो करंट। ठीक है, फोटो करंट वो करंट होता है जो लाइट के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने से प्रोड्यूस होता है। दूसरी बात आई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ओवरकम हो गई है तो इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ लाइट की, या नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल्स बढ़ाते जाओ, आपका फोटो करंट बढ़ता जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। इसको भी हमें ग्राफ से भी समझाएंगे। फिर बारी आई स्टॉपिंग पोटेंशियल की। अभी बताया था स्टॉप करने का काम आता है, बिल्कुल। अच्छा जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और वर्क फंक्शन का रिलेशन देखो। लास्ट क्लास में ही बताया था कि जो वर्क डन होता है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। अगर वर्क डन आपका वर्क फंक्शन है तो चार्ज के साथ कौन सा पोटेंशियल मल्टीप्लाई होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मिनिमम पोटेंशियल है जो रोकता है इलेक्ट्रॉन को जाने से। वर्क फंक्शन भी वो वर्क फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल की सरफेस से जाने नहीं देता। इसे थ्रेशोल्ड वर्क डन भी कहते हैं। थ्रेशोल्ड वर्क डन भी कह सकते हो, और मैं तो कहूँगा आप इसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कह सकते हो। ठीक, इसके बाद बारी आई काइनेटिक एनर्जी की। अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम एनर्जी के बाद जो भी एनर्जी बचेगी उसको वो कन्वर्ट कर देगा अपनी काइनेटिक एनर्जी में। मान लो आपने 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी, रिक्वायर्ड कितनी थी? 80 हर्ट्ज की। 20 हर्ट्ज जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? काइनेटिक एनर्जी। या आप कहो भैया हमने एनर्जी दी थी 100 जूल की, और थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन जो था वो 80 जूल था, तो जाहिर सी बात है 20 जूल बच गया। वो 20 जूल आपको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में नजर आएगा। क्लियर? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी सीधे सीधे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पे, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर अचीव नहीं हुई तो ना तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आनी है, ना ही उस फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना है काइनेटिक एनर्जी के साथ। चलो, अभी मैंने बताया था इनको मैं ग्राफ से समझाऊंगा। पहला ग्राफ आता है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। भैया इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फोटो करंट पे क्या असर पड़ता है? तो वो है डायरेक्टली, जितनी इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे उतना फोटो करंट बढ़ता जाएगा, बशर्ते फ्रीक्वेंसी अचीव हो जानी चाहिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा। तो एक कंडीशन है कि आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव होने के बाद आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। ठीक, अगले ग्राफ की तरफ जाते हैं। यह है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हमने ग्राफ बनाना चालू किया तो हमने देखा भैया आईपी और पोटेंशियल के बीच में जो ग्राफ बना है वो ये है। पहला कर्व, दूसरा कर्व, तीसरा कर्व।
तीनों कर्व में इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज हुई, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ करंट या आईपी पे डिपेंड नहीं करता। स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड नहीं करता, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड नहीं करता तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अगली बात, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है भैया, तो अब मैं कह रहा हूं फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ेगा। न्यू1 फ्रीक्वेंसी ली तो करंट ये डेवलप हुआ, न्यू2 फ्रीक्वेंसी ली तो भी करंट ये डेवलप हुआ, न्यू3 फ्रीक्वेंसी ली तो भी करंट यही डेवलप हुआ। तो फ्रीक्वेंसी करंट पे तो डिपेंड नहीं करती, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो गए। तो यहाँ पे हमें दो बातें समझ आई, फ्रीक्वेंसी फोटो करंट पे डिपेंड नहीं करती, दूसरी चीज, या फोटो करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। एक बात, स्टॉपिंग पोटेंशियल करंट पे डिपेंड नहीं करता, ये पीछे समझा कर आ रहा हूं मैं, और फ्रीक्वेंसी भी करंट पे या इंटेंसिटी ऑफ फोटोन पे डिपेंड नहीं करती। अब देखो, अब वो कह रहा है भैया जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। कैसे? जितनी बची कुची फ्रीक्वेंसी होती है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है। एक बार अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव हो गई उसके बाद तो आपकी फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे भी डिपेंड करती है। तो इन दोनों को अगर एक साथ इक्वेट कर दो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। इसका भी हम देखेंगे क्या फॉर्मूला बनेगा। अब बारी आती है, अगर मैं दो मटेरियल लूं, मेटल ए और मेटल बी, ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊं तो क्या बनकर आएगा। ये देखो, ये है मेटल ए, ये है मेटल बी, दोनों के स्लोप सेम है, दोनों पैरेलल ग्राफ है। इसका मतलब अगर एक बार ये अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अचीव कर ले, ठीक है, अगर एक बार ये अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अचीव कर ले तो उसके बाद कोई सा भी मेटल हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चाहे कोई सा भी मटेरियल हो। लेकिन न्यू नॉट अचीव करने के बाद, एक बात, दूसरी बात, ये जो दो फ्रीक्वेंसी हैं ये दोनों अलग अलग है। इसका मतलब अगर आप मटेरियल चेंज करोगे तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, उसका वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा। ये बैठा उसका वर्क फंक्शन, ए के लिए फाई नॉट ए, बी के लिए फाई नॉट बी। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लेकिन न्यू नॉट ओवरकम करने के बाद। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है द ग्राफ शोज दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल V naught varies linearly with the frequency of incident radiation for a given photosensitive material, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है वो भी डायरेक्टली। खत्म कहानी। सेकेंड पॉइंट, देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एक मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। अगर आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ही अचीव हुई है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होगा। These observations have two implications. पहली, the maximum kinetic energy of the photoelectron varies linearly with frequency. अच्छा भैया, kinetic energy भी frequency पे डिपेंड करती है, but is independent of its intensity. लेकिन kinetic energy और frequency दोनों ही डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी पे।
For a frequency nu of a incident radiation lower than the cutoff frequency, no photoelectric emission is possible even if the intensity is large. जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा लो, अगर आपने ये अचीव नहीं करी, अगर आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव नहीं करी, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा. This minimum cutoff frequency nu naught is called threshold frequency. It is different for different material. अच्छा भैया, अलग अलग मटेरियल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है. ठीक, एनसीईआरटी ने ये जो तीनों चारों हमने ग्राफ समझाए या इस टॉपिक को जो हमने समझाया, इसको इन 4 पॉइंट में डाल दिया है. ठीक है, देखो एनसीईआरटी क्या कहती है. नाउ वी समराइज द एक्सपेरिमेंटल फीचर्स एंड द ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब्ड इन दिस सेशन. पहला पॉइंट, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ये कितनी बार बता चुका हूँ मैं आपको, बता चुका हूँ ना. जो आईपी है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दूसरा पॉइंट, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द सैचुरेशन करंट इज found to be proportional to the intensity of incident radiation, whereas the stopping potential is independent of intensity. तो भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन सैचुरेशन करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. अब आप कहोगे भैया सैचुरेशन करंट कहाँ है, पिछले किसी ग्राफ में दिखाई नहीं दिया. ये लो, ये सैचुरेशन करंट है. ये ठीक है, अलग अलग है तीनों के लिए, I1 I2 I3 के लिए. यहाँ सेम है सैचुरेशन करंट. IS लिख रहा हूँ मैं सीधा इसको. चलो आगे चलते हैं. फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट्स अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. इससे नीचे फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं टेक्स प्लेस करेंगे. ठीक है, बाहर नहीं निकलेंगे, वहाँ कोई एमिशन नहीं होगा. नो मैटर हाउ इंटेंस द इंसिडेंट लाइट इज, इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता. अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी. तो भैया जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टॉपिंग पोटेंशियल के भी और फ्रीक्वेंसी के भी. ये थर्ड पॉइंट आपका ये कहता है, लेकिन अचीव करना ज़रूरी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को. चौथा पॉइंट कहता है द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. ये इतनी जल्दी होता है कि मानो एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁹ सेकेंड में ही निकल जाता है. तो एक सेकेंड में 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं. तो इसको प्रैक्टिकली देख पाना बड़ा मुश्किल है. ठीक है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट में एक एमिशन को देख पाना बड़ा मुश्किल है. तो हम एवरेज वगैरह से निकाल पाते हैं इसको. तो यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है. नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो है आपका वेव नेचर ऑफ मैटर.